एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका समाधान मिल नहीं रहा है और आप भी परेशान हो गए हैं, तो आपकी खोज यहां पे आकर खत्म हो जाती है। क्योंकि आज के सेशन में मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो 99% तक ये चांसेस हैं कि आपका पीक्यूआरएस का यानी कि पैराजंबल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनिल जादौन, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एसएससी के लिए। तो अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं बैक टू बैक, अभी सीपीओ मेंस का भी है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग का पेपर देते हैं, डिफेंस का पेपर देते हैं, एसएससी के एग्जाम्स देते हैं। तो उन सभी एग्जाम्स में अलग अलग लेवल के इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और इसका क्या सिलेबस होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, ये आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि मैं तसल्ली पूर्वक इस सेशन को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थियोरेटिकली मुझे समझानी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली मुझे समझानी है। और चूंकि मैं इस तरह के सेशंस लाता हूं जो जेन्युइन होते हैं, जिसमें भले ही आपको मेरी बातें बुरी लग जाएं लेकिन सच्चाई होगी, मैं सच्चाई से आपको वाकिफ कराऊंगा, ठीक है, भ्रम में नहीं रखूंगा। तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा देख लोगे और उसके बाद आप अप्लाई करने के बाद प्रैक्टिस कर लोगे, 99% तक मैं गारंटी देता हूं कि आपका आने वाले एग्जाम में पीक्यूआरएस पैराजंबल से सवाल गलत नहीं होगा। चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, पैराजंबल्स या पीक्यूआरएस, तो इसके दो से ज्यादा भी नाम हो सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि जिस चीज का समाधान आप ढूंढ रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को किस नाम से बुलाते हो। मैं इसको सवाल नहीं, इसको एक प्रॉब्लम की तरह देख रहा हूं जो सैकड़ों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बन चुका है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की भी होगा। डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चंस नहीं है वो, ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई इसको कहता है पैराजंबल्स, ठीक है, एक ही चीज है। तो कोई कहता है जंबल्ड सेंटेंसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोहेरेंट पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ को कोहेरेंट फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है पीक्यूआरएस, कोई कहता है एबीसीडी, या इसके अलावा भी कोई नाम हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने चीजें शुरू भी नहीं करी, अभी तो मैंने नाम बताया कि हम किस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉब्लम का नाम बताया, अब असली प्रॉब्लम जान लेते हैं। क्योंकि इस सेशन को मैं कोई चैप्टर कोई टॉपिक का नाम नहीं देने वाला, आज के इस वीडियो में मैं आपके भ्रम भी तोड़ने वाला हूं, जिस भ्रम में आप रहते हो वो भी तोड़ने वाला हूं। और अगर आपका एग्जाम कल भी है तो इस वीडियो को देख के जाओगे तो आपके मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये भी मैं श्योरिटी देता हूं। आपकी आंखें भी खोल दूंगा और आपकी मदद भी पूरी कर दूंगा, भले ही आप कल ही पेपर क्यों ना देने जा रहे हो, इस क्लास को देख जाओ, आपको इसी क्लास से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन भ्रम भी तोड़ना है मुझे। तो देखो, सबसे पहले हम किसी भी चीज का जब सॉल्यूशन ढूंढते हैं, समाधान में, मैं पैसे वाला नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पास नहीं हो रहा, मैं एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, मैं अमीर नहीं बन पा रहा, मैं फिट नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, सॉरी सॉल्यूशन सबको चाहिए, बट असल में प्रॉब्लम कहां से जनरेट हो रही है, प्रॉब्लम असल में है क्या, वो भी लोगों को नहीं पता होती। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन बाद में। प्रॉब्लम क्या है? अरे सिंपल प्रॉब्लम है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना पीक्यूआरएस का, पैराजंबल्स का, वो आपसे सॉल्व नहीं होता, वही तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की दिख सकती है। अब प्रॉब्लम अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से दिखती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात सुनना यार। हो सकता है इस क्लास को, इस वीडियो को एसएससी एस्पिरेंट देख रहा हो सकता है इसी वीडियो को कोई बैंकिंग एस्पिरेंट देख रहा हो सकता है कोई सीडीएस का स्टूडेंट देख रहा हो सकता है कोई एनडीए वाला स्टूडेंट देख रहा हो सकता है कोई कैट क्लैट वाला भी स्टूडेंट देख रहा हो, ठीक है। तो मैं हर एक स्टूडेंट के लेवल की प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसको मैं प्रॉब्लम का ही नाम दूंगा मेरे भाई। ये जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही ना, ये जो टाइप ए क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली एसएससी में पाए जाते हैं, और एसएससी में भी आप सीजीएल में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं बहुत सिंपल लेवल के, बहुत सिंपल टाइप कह सकते हो। ये आपका बहुत ही कैसा है भाई, सिंपल, ये सिंपल टाइप होता है, बिल्कुल कॉमन, ठीक है। ये सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी आ जाता है, ये एमटीएस में भी आ जाता है,
ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में भी आ जाता है, ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जैसा एग्जाम है, एयरफोर्स XY ग्रुप है, इनमें आ जाता है। छोटे छोटे एग्जाम्स आप कह सकते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं। अब सीजीएल छोटा एग्जाम नहीं होता है, सीजीएल के 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री तक ये सीमित है, सीपीओ प्री तक ऐसा सवाल आ सकता है, लेकिन जैसे ही हम बात करें सीजीएल मेंस की, सीपीओ मेंस की या एसएससी मेंस की, तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। टाइप भी होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये मॉडरेट है। अभी ये लेवल जो है वो आपका मॉडरेट लेवल हो जाता है। इससे पहले बहुत ज्यादा सिंपल इस तरह के सवाल पाए जाते हैं कहाँ पे, देखो इससे पहले सिर्फ छोटे छोटे से 4 सेंटेंसेस थे, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इनको लास्ट में सॉल्व भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। पहले प्रॉब्लम समझेंगे फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस तरह का सवाल होगा, इसमें 6 सेंटेंसेस होते हैं, वो भी थोड़े से लंबे लंबे लेंथी होंगे। और 6 सेंटेंस में से यहाँ पे पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस ये फिक्स्ड होते हैं, यानी कि इनको आपको बदलना ही नहीं है, ठीक है। इनको चेंज नहीं करना, इनको बदलना नहीं है, ठीक है। पैराजम्बल्स का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ के टुकड़े कर दिए जाएंगे और उन टुकड़ों को आगे पीछे कर दिया जाएगा और फिर से आपको बोला जाएगा इसको रीअरेंज करो, दोबारा से अरेंज करके दिखाओ जैसा पहले था, ठीक है। तो एक तो 4 ही सेंटेंस थे, चारों को आगे पीछे कर दिया, जो पहले वाला टाइप था वो भी सिंपल था, तो आपने अरेंज कर लिया। इसमें 6 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया, बोल दिया कि पहला और आखिरी तो फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमने पहले से चेंज करके दिया, बीच के 4 को आपको चेंज करना है, ठीक है, समझ गए। और वो सीक्वेंस आपको हमें बताना है। तो ये मॉडरेट लेवल हो जाता है, ये एसएससी के मेंस एग्जामिनेशंस में आता है, ठीक है। एक तो ये एसएससी के मेंस एग्जामिनेशंस में आता है, प्लस इस तरह के सवाल आपके सीडीएस में आ जाते हैं, प्लस इस तरह के सवाल आपके बैंकिंग में भी आ जाते हैं, ठीक है। क्लर्क लेवल का पेपर है अगर कोई, तो ठीक है, आराम से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कोई पेपर होता है, उसमें क्या होता है लेवल कम छोटा कर देंगे, लेवल हल्का कर देंगे और लेंदी सेंटेंसेस की जगह छोटे छोटे सेंटेंसेस S1 S6 फिक्स कर देंगे। बाकी तो वो आपका एनडीए वगैरह या कोई छोटा मोटा और एग्जाम है तो उसमें भी आ जाता है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब आ जाते थोड़ा सा और आगे, देखो ये थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं, ठीक है। हर तरह के सेंटेंस की बात करो, हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तीसरे टाइप का सवाल आ जाता है थोड़ा सा हार्ड, इसको कहते हैं हार्ड कह सकते हो, टफ कह सकते हो, जो आपके तोते उड़ा देगा। ये एकदम अजीबो गरीब सा सवाल होता है। इसमें क्या होगा, सेंटेंसेस 4 ही हैं, ABCD या PQRS, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये जरूर पढ़ना है आपको, ये आपका डायरेक्शन दे रखा है कि सुनो भाई, इन 4 सेंटेंसेस में, इन 4 सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना है सबसे पहले। तो ये स्पेशली कहां पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन बैंकिंग एग्जामिनेशंस और स्पेशली इन कैट और क्लैट एग्जामिनेशंस यू कैन से, और सीडीएस भी कह सकते हो, ठीक है। सीडीएस में भी कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेगा वो 5 या 4 या 6 कितने भी सेंटेंसेस होंगे, पहले तो उनको रीअरेंज करवाएगा और फिर आपसे एक ही सवाल से 5 सवाल बना देगा। इस एक क्वेश्चन से उसने 4 या जितने ऑप्शन है उतने सवाल बना देगा, उतने सवाल बना देगा, ठीक है। इससे 5 सवाल भी बना सकता है, जितने ऑप्शन है उतने सवाल, 4 सवाल बना सकता है, 3 सवाल बना देगा। वो पूछेगा कि पहले तो इसको अरेंज करो, और अरेंज करके फिर वो आपसे अलग अलग सवाल पूछेगा। क्वेश्चन वन में पूछेगा कि बताओ भाई विच वन इज द सेकंड ऑप्शन और सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, रीअरेंज्ड पैराग्राफ, पहले इस पैराग्राफ को रीअरेंज करो, दोबारा से अरेंज करके पूरा बन जाएगी भाई, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर आएगा। अब इसमें से आपको एक ही जवाब देना है कि बताओ सेकंड नंबर पे कौन सा सेंटेंस है। फिर उसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ फर्स्ट वाला कौन सा है, उसी में से एक और पूछ लेगा, बताओ लास्ट वाला कौन सा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी वालों ने शायद ऐसे देखे भी नहीं होंगे, ठीक है, इस तरह के। अब आ जाता है प्रो मैक्स अल्ट्रा, जो भी होता है इस तरह के सवाल, एक और टाइप का सवाल आता है, वो भी हार्ड ही होता है, टफ होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है टाइप डी। देखो टाइप डी में क्या करेगा भाई, इसमें 5 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5, PQRST, ABCDE, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कहेगा क्या पता है, वो कहेगा कि जब इन 5 सेंटेंसेस को आप रीअरेंज करोगे तो इसमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो इस पैराग्राफ से मैच ही नहीं करता, मतलब इनमें से एक ऐसा सेंटेंस है जो इस पैराग्राफ का है ही नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना,
ये कह रहा है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो सम सेंटेंसेस आर गिवन, फाइंड द सेंटेंस which is not really contributing to the main theme and out of the passage or find the odd sentence। इन चारों पांचों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो उस पैराग्राफ का है ही नहीं, हमने अलग से डाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी पूरी थीम को समझना पड़ेगा कि इस पैराग्राफ की थीम क्या है, और उस थीम से एक सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी है, अगर आप हैबिचुअल हैं रीडिंग के, तो आप आराम से ये चीज़ पकड़ सकते हो। और जिसको कोई आइडिया नहीं है, आज तक उसने इंग्लिश का भी पढ़ी नहीं है, तो भाई वो उसको तो दिक्कत होनी है। ये टफेस्ट क्वेश्चंस में से एक होता है, ठीक है। तो ये 3-4 टाइप के अलग अलग टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी मैंने सॉल्यूशन पे बात नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करी है। अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस के टाइप्स दिखाएंगे, ऐसे ऐसे टाइप्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब आती है स्ट्रैटेजी यानी कि सॉल्यूशन, कि सर सॉल्यूशन क्या है इन चारों टाइप की प्रॉब्लम का। तो देखो दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, दो तरह के सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा मेरे भाई जो बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, असली सॉल्यूशन। असली सॉल्यूशन यानी कि अगर आप सीरियसली आप किसी प्रॉब्लम का समाधान, देखो दो तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप बीमार हो गए, आपको हो गया कोई परेशानी, जैसे मान लो नजला जुकाम हो गया, ठीक है, एलर्जी। तो एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, मतलब 99% तक आप उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज के संपर्क में आओगे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी जड़ पे काम किया जाए कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, और वहां से, जैसे कि आप एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, तो उनसे उस चीज को जड़ से खत्म। अगर आप किसी बीमारी का जड़ से इलाज करना चाहते हैं, उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो उसमें लगता है टाइम। लेकिन आज तक हम लोगों को, आज के टाइम पे हम लोगों को टाइम देना आता नहीं है, हम टाइम नहीं दे सकते, बस हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगा, कम टाइम वाला, रातों रात वाला भी। और अगर आपके पास जड़ से खत्म करने का पेशेंस है तो मैं आपको एक लंबी चीज बताऊंगा जो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन वाली होगी, ठीक है। तो दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, और उन सॉल्यूशन के अंदर भी दो दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, एक होगा थियोरेटिकल और एक होगा प्रैक्टिकल, जो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं, बताओ, जेन्युइन बता दूं या फिर एक रात वाला, रातों रात वाला बताऊं जो कम टाइम है, ठीक है। कम टाइम की तो वो स्ट्रैटेजी होती है कि भैया कल या 2 दिन बाद आप पेपर देने जा रहे हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको चीजें अप्लाई करनी है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहा है और उसके पास अभी 6 महीने का टाइम है या 1 साल का टाइम है पेपर देने में, तो उसको जेन्युइन मेथड हमेशा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको जेन्युइन मेथड की बात बताता हूँ कि असली जो सॉल्यूशन है वो क्या है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे PQRS की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिले, या फिर मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि मेरा PQRS का सवाल गलत ही ना हो, समझना। वैसे देखो अभी मैं आपको बताऊं, जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे पास बहुत है, बहुत लंबी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको जेन्युइन स्ट्रैटेजी वो बता रहा हूं जो आपको बोर कर सकती है, लेकिन वो ही जेन्युइन स्ट्रैटेजी है जिसमें लगता है टाइम। कि पहले आप किसी भी चीज का समाधान ढूंढ रहे हैं तो प्रॉब्लम पहले ढूंढो भाई। मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं, इतनी देर से भी बोल रहा हूं, पहले आप प्रॉब्लम ढूंढो। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप चाहते हैं जेन्युइन सॉल्यूशन किसका, है ना, जो कभी फेल ना हो, ऐसा सॉल्यूशन बता दो जो कभी फेल ना हो PQRS का, पैराजंबल्स का, तो वो मैं बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, PQRS का सवाल हो या क्लोज टेस्ट का सवाल हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल हो, इसका मतलब ही होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यानी कि सबसे पहले आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे और समझोगे। पहले उसको पढ़ो, फिर समझो, और समझने के बाद आंसर करो। क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा उसके जवाब दो। तो पहले अगर आप पढ़ के समझने के बाद क्वेश्चन का आंसर दोगे तो पहले पढ़ना तो आना चाहिए। मेन प्रॉब्लम, आपको पढ़ना ही नहीं आता, आपने जीवन में कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, रीड ही नहीं करा, तो आप किसी चीज को पढ़ के समझ कैसे लोगे? समझ रहे मेरी बात? उसका कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड करना, समझना। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझदारी। आपकी समझदारी कितनी है, यही तो टेस्ट ले रहा है वो आपका, और आपने समझदारी पे कभी काम ही नहीं किया, तो भाई कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तो पहली प्रॉब्लम, व्हाट वी नीड, हमें जरूरत किस चीज की है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें क्या क्या आना चाहिए वो बता दूं, जो ज्यादातर लोगों के पास होता नहीं है। हमारे पास क्या होना चाहिए? हैविंग ग्रेट रीडिंग स्किल्स।
भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कर रहे हो, आपको रीडिंग नहीं आती तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? आपके अंदर रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको रीड करना आना चाहिए, आप रीड करके समझ पा रहे हो। दूसरी जरूरत है अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। एबिलिटी आपने रीड तो कर लिया उल्टा पुल्टा टूटा फूटा, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको रीड करने ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइम ज्यादा चला जाएगा, क्वेश्चन तो गलत होना ही है। रीड भी कर लिया, समझ भी लिया, लेकिन अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले आपको रीडिंग करना आना चाहिए और इसकी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट बनानी पड़ेगी, अभी बताऊंगा। आपके अंदर समझने की क्षमता होनी चाहिए कि कोई इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं कर पाओगे। गॉन थ्रू सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ना तो सीख लिया सर, ठीक है, मैं तो रीडिंग करता था बचपन में, अभी भी करता हूं, लेकिन छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ता हूं। थर्स्टी क्रॉ, चालाक लोमड़ी, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, इस तरह की रीडिंग करते हो तो भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि आपको हर तरह के कॉन्टेक्स्ट से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके लिए लगेगा टाइम। ये जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 मंथ्स की मैं बता रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम को छोड़ के अदर किसी मीडियम से वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो कभी ही इंग्लिश मीडियम की जो उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, उनको रीडिंग आती ही नहीं है, तो फिर भाई उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उनको कम से कम 6 महीने का टाइम इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो आपने अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है थ्योरी, जो पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, आपने नॉवेल्स भी पढ़े हैं, आपने बच्चों की किताबें भी पढ़ी हैं, आपने बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ी हैं, ठीक है। आपने हर तरह के कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, आपने एडिटोरियल भी पढ़े हैं, आपने अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, आपने अलग अलग ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, उनके तरीके लिखने के अलग अलग होते हैं, तो हर तरह के कॉन्टेक्स्ट से आप फेवरेबल हो। इसका मतलब है कि आपको हर तरह के कॉन्टेक्स्ट पढ़ना आता है, उसको समझना आता है। तो आपसे कोई कैसा भी सवाल पूछ ले, कई बार क्या होता है, हम एक तरह के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के आदी होते हैं, लेकिन वो पूछ लेता है दूसरे तरीके से, तो हम वहां पे फेल हो जाते हैं। जैसे हमको जनरल इंग्लिश तो आती है पढ़ना, लेकिन वो एक कठिन सी लैंग्वेज पूछ लेता है, कई बार ऐसा होता है ना, ईमानदारी से बताना, कई बार क्लोज टेस्ट आसान सा आ जाता है स्टोरी बेस्ड, तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऐसे PQRS आ जाता है छोटा सा, उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, ग्रामेटिकल होता है, लेकिन जैसे थोड़ा टेक्सुअल होता है बड़ा सा, हम फंस जाते हैं। इसका मतलब है यू आर नॉट हैबिचुअल और यू हैव नॉट गॉन थ्रू सो मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चौथी चीज है वेल प्रिपेयर्ड, हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। किस चीज का? सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का, है ना। जब आप सेंटेंसेस को रीड करोगे तो आप कनेक्ट करना भी सीख जाओगे, ठीक है। आप चीजों को समझना भी सीख जाओगे, सेंटेंसेस को, उनके पार्ट्स को समझना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये चीज, अब इनके लिए करना क्या पड़ेगा? ये तो है कि व्हाट वी नीड, हमको किस चीज की जरूरत है। अब व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। देखो, हमें अगर रीडिंग स्किल्स को अच्छा करना है तो हमें अभी से लेके 6 महीने तक, अभी से लेके, आज से लेके आगे 6 महीने तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, लिखा हुआ है वी शुड बी हैबिचुअल ऑफ कंसिस्टेंट रीडिंग ऑफ रेलेवेंट पैराग्राफ्स। जो रेलेवेंट पैराग्राफ्स होते हैं, जो रेलेवेंट स्टोरीज होती हैं, जो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनके पढ़ने का आदी होना पड़ेगा आपको आज से लेके 6 महीने तक, इफ यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम और अदर मीडियम एक्सेप्ट इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में हम शुरू से ही, हमारी बुक्स वगैरह इंग्लिश में होती हैं, तो हमें थोड़ी बहुत आदत होती है पढ़ने की, लेकिन हिंदी मीडियम वाले हैं या अदर किसी बोर्ड से पढ़े हैं तो उनको आदत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो आपको अभी से इंग्लिश की रीडिंग करना स्टार्ट करना होगा, वो भी बिना रोके। कई बार हम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, 2-4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर हम सर बता ही देंगे हमें एक दिन में स्ट्रैटेजी कैसे सॉल्व। भाई यूट्यूब पे जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं एक दिन के लिए, वो अपने व्यूज के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम उनके हाथ लग गई। आपको प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है? आप भी आलसी हो, आपकी प्रॉब्लम हाथ लग जाती है। भाई डॉक्टर्स का धंधा कैसे चल रहा है? क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और वो प्रॉब्लम्स को खत्म करने पर काम नहीं करते, उनका सॉल्यूशन निकालने पर काम करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम लेके आओ, हम सॉल्व करें, हमें पैसा दो। ऐसे यूट्यूबर्स का कमाल है भाई, आपकी प्रॉब्लम उनके हाथ लगी है, वो उनका जड़ से खत्म करने पर काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, उनको तरीका नहीं बता रहे हैं कि कैसे इसको सही किया जा सकता है, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ने के बाद उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझना है, उसके अंदर कौन कौन सी ग्रामर यूज की गई है, क्यों की गई है, कौन कौन सा टेंस,
ठीक है, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब चीजों को समझना और साथ के साथ उसके मीनिंग को समझना, पूरे टेक्स्ट के मीनिंग को भी और अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग को भी, उसमें से वर्ड मीनिंग्स भी समझ लें, पूरे पैराग्राफ का मीनिंग भी समझने की कोशिश करनी है, ग्रामर को समझने की कोशिश करनी है और पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, इसमें टेक्स्ट को आगे भी लिखा जा रहा है, पीछे भी लिखा जा रहा है, हमने तो सिर्फ ऐसा ही पढ़ा है, इसमें ऐसे क्यों किया है, तो समझने की कोशिश करो। और ये एक दिन में नहीं आता, ये आएगा महीनों में। 6 महीने भी मैंने तो कम बताए, बट कम से कम आप 6 महीने भी कर लेते हो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ये तो आपका जेन्युइन स्ट्रैटेजी है जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक है जी, मुद्दे की बात पे कि चलो सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। अब मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूं, वो सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो एट प्रेजेंट अभी काम आने वाला है आपका। यानी मान लो 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपका पेपर है और उस पेपर में आपका PQRS का सवाल है और उसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, समझो, मैं हर पॉइंट को 2 तरह से एक्सप्लेन करूंगा, एक थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली वो जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी मेरी भाषा में, हिंदी भाषा में, यानी कि देसी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और थ्योरेटिकली वो जो आपकी कहीं पे भी गूगल पे, किसी बुक में, किसी प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी थ्योरेटिकली, वो इजीली समझ में हमें नहीं आती है। ठीक है, मैं आपको हिंदी भाषा में प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं कि भैया सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिला, आपने क्वेश्चन को देखा, आपका किसी भी टाइप का सवाल हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका बैंकिंग का हो, SSC का हो या किसी अदर का। मैं आपको रामबाण इलाज बता रहा हूँ, इसका मतलब वो सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपने देखा आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें 4 सेंटेंसेज है, उनको रीअरेंज करना है। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए वो समझ लेते हैं। पहला काम यह है कि शुरुआत करने के लिए आपको शुरुआती पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो उसी को पहले ढूंढो मत, पहले समझो। हम लोग क्या करते हैं कि सुनो भाई, आपने देखा ये 4 सेंटेंसेस हैं, ABCD, आप ढूंढ रहे हो पहले कौन सा आएगा, अरे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, चलो ये लगा देता हूं, ये अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं यार, पहले पूरे कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा स्किम करा करो। स्किम का मतलब हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके देख लिया फटाफट से, ठीक है। अब मैं समझने की कोशिश करूंगा, पहले सेंटेंस कौन सा आना चाहिए इसको समझो। टिक मत करो ये पहले आएगा, नहीं, पहले समझो क्या ये आ सकता है, क्या ये आ सकता है, क्या ये आ सकता है, क्या ये, समझने की कोशिश। सर समझ में कैसे आएगा, देखो, द फर्स्ट मतलब पहला, एंड फॉरमोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, स्टेप इन पैराजंबल क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टिक नहीं करना है यार, सब्जेक्ट को समझना है। सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को समझो यार। कोई भी काम होता है उस काम के पीछे एक सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला होता है। किसी भी सेंटेंस से एक चीज की शुरुआत होगी, उस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा। ये तो थ्योरेटिकल मेथड है, अभी मैं प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को समझना है, पैराग्राफ के सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। एज अ सब्जेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिंकिंग मैनी सेंटेंसेस। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है ना, जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो बाकी के सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई है तो मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड बताता हूं। प्रैक्टिकल मेथड, अच्छा इसमें तो अभी है ही नहीं, ये तो पहले स्टेप से भी पहला स्टेप है। अब आता है असली स्टेप। ये मान लो आपने समझ लिया इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में सब्जेक्ट ये हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे अभी बताऊंगा, प्रैक्टिकल मेथड यहीं पे आ रहा है। ठीक है, आपने देखा सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट आपको मिला या नहीं मिला, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करनी है, अगर मिल गया तो और अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे पहचानना बताऊंगा कि कैसे आप सब्जेक्ट को समझते हो, कैसे सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, यानी कि पहले सेंटेंस ढूंढते हैं। पहले हम पहला सेंटेंस ढूंढेंगे, यहाँ पे लिखा है ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस। अब देखो, हमने इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट को समझने की बात क्यों करी, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा उस पूरे सेंटेंस का, उस पूरे पैराग्राफ का, तब तक आप पहला सेंटेंस नहीं ढूंढ सकते। भाई ये तो हमको भी पता है कि सबसे पहला सेंटेंस ही ढूंढा जाता है, लेकिन उसको ढूंढोगे कैसे, उसके लिए इससे पहले वाला स्टेप कि उस पूरे पैराग्राफ में कोई ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसके अंदर एक सब्जेक्ट दिया हो। अब उस सब्जेक्ट को कैसे समझोगे या कैसे ढूंढोगे, another important step is to find out the sentence which is showing a fresh statement among all these sentences। पूरे पैराग्राफ में एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर किसी पे डिपेंडेंट है तो वो पहले आ ही नहीं सकता, वो तो बाद में आएगा, पहले डिपेंडेंट।
सॉरी इंडिपेंडेंट आएगा फिर डिपेंडेंट आएगा। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना है। वो कैसे ढूंढोगे, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट को पहचानना है। वो कैसे पहचानोगे, आगे लिखा हुआ है देखो। ऑब्वियसली दिस सेंटेंस विल नॉट बी समथिंग विच इज शोइंग प्रीवियस आइडियाज। ऐसा सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा जिसके अंदर पहले कोई आइडिया दिया गया हो। अगर पहले कोई आइडिया दिया गया है तो वो मतलब ये वाला सेंटेंस तो पहले नंबर पे आ ही नहीं सकता। ऐसा आइडिया अगर पहले किसी दूसरे सेंटेंस में दिया गया है तो ये पहले नंबर पे कैसे आ जाएगा, समझ रहे हो? या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, प्रैक्टिकल मेथड में। देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, आपके सेंटेंस के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए सब्जेक्ट को पहचानने के लिए या इंट्रोडक्टरी पार्ट को पहचानने के लिए? उसके अंदर एक नाउन दिया होगा। नाउन मतलब नेम। किसी नाउन की जिक्र, अगर किसी नाउन का जिक्र हो रहा है उसमें, किसी व्यक्ति किसी चीज, और वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत यहीं से होगी। अभी मैं सेंटेंसेस सिखाऊंगा इसमें अभी एग्जांपल, तो वहां पे आप आराम से इन सभी पॉइंट्स को अप्लाई करके देखना, ठीक है? तो नाउन है कोई नाम है, ठीक है, वही नाउन होता है। या किस पूरे पैराग्राफ का एक मेन आइडिया है जिस पे चर्चा चल रही है इतनी देर से, या किसी का पूरा नाम है, ठीक है? और ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, जैसे बट आ गया, तो वो तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बट हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आता है, ठीक है? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये हमेशा बाद में ही आएगा, ये पहले नहीं आ सकता। कभी किसी सेंटेंस में हाउएवर दिखा हुआ, सो दिखा है, स्टिल दिखा है, ऑन द कॉन्ट्ररी बराबर में, ऑल्सो दिख रहा है, नहीं आना चाहिए। ये वर्ड्स तो होने ही नहीं चाहिए। अगर ये किसी सेंटेंस में है तो वो पहले, अब देखो क्या चीज करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं करनी है। अगर आपको मान लो कई बार हमें नहीं दिख रहा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, तो आप कोई भी हड़बड़ी में चूज कर लेते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये अगर वर्ड्स किसी सेंटेंस में है, किसी पैराग्राफ में है, तो वो तो पहले नंबर पे आ ही नहीं सकता। पहले नंबर पे आएगा अगर किसी का नाम है, कोई नाउन है, कोई मेन आइडिया है, कोई पूरा का पूरा ओवरऑल थीम है, ठीक है? जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो अगर उसमें टेक्नोलॉजी वर्ड सबसे पहले यूज किया गया है, ठीक है? अभी एक और स्टेप बताऊंगा, उसमें भी इसी चीज का मतलब पहले सेंटेंस का जिक्र किया जाएगा, ठीक है? तो क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए पहले सेंटेंस के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आ जाते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होता है, देखो ये तो थ्योरेटिकल मेथड है और ये प्रैक्टिकल मेथड है। थ्योरेटिकल मेथड कह रहा है कि ट्राई टू जॉइन सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है? दो, अब मान लो आपको पहला सेंटेंस मिल गया, अब इसका दूसरा सेंटेंस ढूंढना है। ये तो सबको ही पता है, ये तो सबको ही पता है सर, भैया एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करना है, वो हमने बता दिया। और इस, अगर आपको ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है थ्योरेटिकली। अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो ये प्रैक्टिकल, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी है, पेयर मेकिंग, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कि भैया अगर आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया है तो अब इसका पेयर बनाइए। पेयर मेकिंग मेथड होता है। पेयर मेकिंग मेथड होता है, ये तो हमें भी पता है, पेयर बनाना हमें भी पता है, लेकिन बनाते कैसे हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो क्रोनोलॉजिकल वर्ड्स होंगे, टाइम से रिलेटेड होंगे, ठीक है? इन वर्ड्स की हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज कर लिया, यानी कि आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो देखो सब्जेक्ट चूज करते ही कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसके अंदर एक टाइम की बात हो रही होती है, या फर्स्टली वर्ड है, या फर्स्ट लिखा हुआ है, या वंस अपॉन अ टाइम लिखा है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, इस तरह के वर्ड्स। तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना क्रोनोलॉजिकल वर्ड्स, ये पहले सेंटेंस में भी आ सकते हैं और ये दूसरे सेंटेंस में भी आ सकते हैं। पहले सेंटेंस में कब आते हैं, जब शुरुआती वहीं से होती है, ठीक है? और उसी टाइम वाले वर्ड, क्रोनोलॉजिकल वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट जुड़ा होता है, तो वो शुरुआत में भी आ जाता है। कई बार क्या होता है कि शब्द, मतलब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो सब्जेक्ट है वो पहले लिख दिया है, और कुछ ऐसे टाइम से रिलेटेड वर्ड्स है, फर्स्टली सेकेंडली, जैसे आपने किसी चीज का जिक्र कर दिया, ठीक है? मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पैराग्राफ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी कमजोरियां, इसकी प्रॉब्लम्स। तो हमने सबसे पहले वर्ड, जो वर्ड है सबसे पहला वाला वर्ड, वो बीच में बोला है कि सबसे पहले हम बताएंगे ये वाली बात। तो हमने पहले तो कुछ और बोला, इंट्रोडक्शन दिया, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले आ गया, अब क्रोनोलॉजिकल वर्ड आ गए, तो ये भी आपकी मदद करेंगे कनेक्ट करने में सेंटेंसेस को, ठीक है?
दूसरा होता है आर्टिकल, यानी कि इनको आप डिटर्मिनर्स नाम दे सकते हैं। ग्रामर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके PQRS वाले पार्ट में, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके पेयर मेकिंग प्रोसीजर जो होता है आपका, पेयर मेकिंग मतलब पेयर बनाने में। कैसे? जैसे मान लो दो सेंटेंसेस हैं और दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस के अंदर, एक क्लॉज के अंदर तो आर्टिकल ए और एन है और दूसरे के अंदर द है। जैसे मान लो एक नाउन है, ये रहा, इस नाउन से पहले ए लगा हुआ है या एन लगा हुआ है, और यही सेम नाउन ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम नाउन, और इससे पहले द लगा हुआ है। तो बताओ पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? भाई इंडेफिनिट आर्टिकल पहले आते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल पहले आएंगे क्योंकि ये इंडेफिनिटली हम किसी नाउन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फिर उसी नाउन को दोबारा से यूज करना है, मतलब डेफिनेटली यूज कर रहे हैं, देन ये आपका बाद में आएगा। और इसके तुरंत बाद भी आ सकता है, हो सकता है इसके बीच में कोई सेंटेंस आ जाए उसके बाद भी आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुरंत बाद आएगा, ठीक है। इसके बीच में कोई दूसरा सेंटेंस भी आ सकता है, रट मत लेना वरना पछताओगे। रटना नहीं है, वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समाधान बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। हाँ जी, ए और एन पहले आते हैं उसी नाउन से पहले, जिस नाउन से पहले ए एन लगा है तो ए एन वाला नाउन पहले आएगा, द वाला नाउन बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते। रिलेटिव प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, तो पहले वो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस लिखे जाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पहले किसी नाउन का जिक्र हो चुका होगा, फिर दोबारा से किसी चीज का जिक्र होगा तो बाद में आते हैं जनरली, ठीक है। और भी डिटर्मिनर्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिपेंड करते हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे। मतलब आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ग्रामर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने आर्टिकल टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने बहुत बार आर्टिकल टॉपिक के अंदर ही ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई देखो ये इस तरह का सवाल आपके PQRS में आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से समझनी पड़ेगी, मतलब आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर या बेसिक ग्रामर चैप्टर्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए तो हम ग्रामर को सबसे पहले पढ़ाते हैं भाई, वोकैबुलरी साथ के साथ पढ़ाते हैं हमारे कोर्स में, इसीलिए पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक और चीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक हो गया, टेंस टॉपिक हो गया, मतलब टोटली मैं यही कह रहा हूं कि ग्रामर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो PQRS के क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर रहे हो भाई? अगर PQRS की प्रॉब्लम आपके साथ है, इसका मतलब आपने ग्रामर नहीं पढ़ी, और बिना ग्रामर पढ़े PQRS की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो यार कैसे आदमी हो तुम? पहले जाके ग्रामर पढ़ के आओ, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आर्टिकल टॉपिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और ये आपके कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, ग्रामर का। तो ग्रामर सीखो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, वर्ब अगर एक क्लॉज में है, सर सब्जेक्ट एक क्लॉज में, तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ है। अब आप कहोगे कि सर ये जो बातें आप बता रहे हो ना, ये सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं, यहाँ बोर्ड पे बोलना आसान है, ये सच है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ये सारी चीज़ें विफल हो जाएंगी, तोते उड़ जाएंगे, दिमाग में से सब निकल जाएगा, सर ने क्या बताया था, आपका सिर्फ ध्यान वही होगा रट्टा मारने में। लेकिन इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, सीखने के लिए चाहिए टाइम, पेशेंस, तसल्ली और ठंडा दिमाग। यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखने से, 2500 टीचर बदलने से, अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने से सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन होते हैं मेरे भाई किसी एक चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने, रटने, सीखने से, ठीक है। मैथोडोलॉजी कोई सी भी आप अप्लाई करो, कंसिस्टेंसी हमेशा रहनी चाहिए। कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन टॉपिक आता है तो उसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं भैया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। तो क्या बट ऑल्सो को आप पहले लिखोगे, नॉट ओनली को बाद में लिखोगे? नहीं ना, नॉट ओनली पहले, बट ऑल्सो बाद में। आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, बोथ और बिटवीन के साथ एंड आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने कंजंक्शन टॉपिक के अंदर पढ़ी होती हैं, तो ये भी बहुत हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप 4 की तरफ, ट्राई टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि आपको 6 सेंटेंस हैं तो आपको तीसरा सेंटेंस ढूंढना है, दूसरा नहीं। आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया, आपने पेयर बनाने की कोशिश करी, या फिर पेयर से भी पहले आपको लास्ट सेंटेंस मिल गया, दोनों चीजें आपको पैरेलली कर लेनी है। क्या? पहला सेंटेंस तो आपको ढूंढना ही है, उसके बाद आपको बनाना है पेयर। पेयर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बन जाए तब भी आपको लास्ट सेंटेंस ढूंढना है, ना बने तब भी आपको लास्ट सेंटेंस ढूंढना है। लास्ट सेंटेंस कैसे ढूंढते हैं देखो, आफ्टर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट सेंटेंस, नाउ यू शुड लुक फॉर द कंक्लूसिव सेंटेंस, ठीक है। आपको कंक्लूसिव सेंटेंस की तरफ देखना। अब कंक्लूसिव सेंटेंस कैसे देखोगे भाई?
ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन मतलब निर्णय। आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, कोई स्टोरी पढ़ी, कुछ भी किया, आपने क्या किया, उसका कंक्लूजन देख लिया कि देखो एट द एंड रिजल्ट ये आ रहा है। जब आपको रिजल्ट ही पता चल गया तो वो तो आखिरी में आएगा ही, ठीक है। तो कंक्लूसिव सेंटेंसेस ढूंढने हैं जिसमें पूरे पैराग्राफ का, पूरे सब्जेक्ट का कंक्लूजन आ रहा है। दिस विल बी द वन विच विल बी हैविंग सम लिंक्स विद द अदर सेंटेंसेस। कई बार क्या होता है, लास्ट सेंटेंस भी आपकी हेल्प कर देता है। आपने पहला सेंटेंस देख लिया और आखिरी देख लिया, तो आखिरी सेंटेंस भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है पेयर बनाने में। आप जरूरी नहीं, कई बार हम क्या करते हैं कि पहला सेंटेंस तो हमने ढूंढ लिया, आप पेयर बनाने में लगे हैं लेकिन पेयर बन नहीं रहा, कोई बात नहीं है, आप लास्ट सेंटेंस ढूंढ लो, पहला सेंटेंस के बाद आप लास्ट सेंटेंस भी ढूंढ लो। जितनी मदद आपका पहला सेंटेंस करता है पेयर बनाने में, उतनी ही हेल्प आपका आखिरी सेंटेंस भी करता है। तो आखिरी सेंटेंस ढूंढ लो भाई, आखिरी सेंटेंस भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आखिरी सेंटेंस आपने ढूंढ लिया, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी लिंक जरूर दी होती हैं, 40% लिंक्स ऐसी मिलती हैं लास्ट सेंटेंस में जो आपका पेयर बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो मैं प्रैक्टिकल मेथड भी बता रहा हूँ कि लास्ट सेंटेंस कैसे ढूंढते हैं। उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिल जाते हैं, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे अगर किसी सेंटेंस में फाइनली वर्ड लिखा हुआ है, तो फाइनली वर्ड लिखा है 99% वो आखिरी वाला सेंटेंस होगा। या दैट्स वाई लिखा हुआ है, दैट्स वाई, इसलिए ऐसा होता है, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। तो ये वर्ड अगर लिखा है, ये फ्रेज, तो भी वो क्या होगा भाई, आखिरी सेंटेंस होगा। इवेंचुअली, अंततः, अंततः मतलब अंत आ गया। दस इसलिए, सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए, तो इसलिए इसलिए इसलिए, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको मिल रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो आपका आखिरी होगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। चलिए, बस इतने ही स्टेप्स थे जो आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल रहेंगे। और एक लास्ट चीज है, जाते जाते ये आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फ्लो। ये थोड़ा सा हाईली अप्रोच में बता रहा हूँ। जो लोग बैंकिंग या क्लैट या किसी अदर एग्जाम के लिए पैराजम्बल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, कैट वगैरह के लिए, या फिर एसएससी मेंस के लिए भी करते हो, तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ नहीं है। थ्योरेटिकल चीज़ है, अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपको हमेशा ही, क्योंकि ये उसी 6 मंथ वाले पैकेज में आता है, जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो यही चीज़ ये समझाना चाह रहा है कि एट द एंड आप क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यानी कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, द नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी, इन सब चीज़ों की नॉलेज, इन सब चीज़ों की एबिलिटी, इन सब चीज़ों का सेंस रीडिंग से ही आता है। जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन का, किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसका फ्लो आपको समझना है, कैसे कैसे बढ़ रहा है, सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर इसके बाद क्या, ये समझना है। इज यूज्ड बाय द ऑथर, जो भी ऑथर के द्वारा यूज किया गया है। बाय डूइंग दिस, इस ऐसा करने से क्या होगा, यू वुड बी एबल टू, आप इस लायक बन जाओगे, सी द पर्पज ऑफ ऑल पैराग्राफ्स, सभी पैराग्राफ्स के पर्पज क्या है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन समझ में आएगा, आप तुरंत, आपको समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ का पर्पस क्या है, इस पैराग्राफ का पर्पस क्या है, ठीक है। विच विल बी डिफॉल्ट विल लीड यू टू डेवलप एन ऑर्डर अमंग सेंटेंसेस। ये आपके लिए हेल्प करेगा उन ऑर्डर्स, मतलब उन पैराग्राफ्स को सीक्वेंस में लगाने में, ठीक है। तो ये चीज आपकी लास्ट में थी। अब आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल्स, ठीक है। हाँ, ये एक और मेथड है, ये तो सबसे बेहतरीन है, सबसे आखिरी। आप इस चीज़ को चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करिएगा। इसका मतलब भी यही है, ये थ्योरेटिकल मेथड है, ये हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। यहाँ कह रहा है द लास्ट स्टेप इज टू जनरेट सम ऑर्डर इन माइंड। सबसे पहले आपको अपने माइंड में पूरा सीक्वेंस सेट कर लेना, वो तो सभी करते हैं। लुकिंग एट द ऑप्शंस डायरेक्टली, आप डायरेक्टली ऑप्शंस की देखने से पहले अपने दिमाग में, ये बहुत गंदा तरीका इन्होंने यहाँ थ्योरेटिकली बता रखा है, कैसे कि सबसे पहले सारे सेंटेंसेस अरेंज करो, फिर उनको दिमाग में रखो, बाद में ऑप्शन। भाई मैं कहता हूं इसको भूल जाओ, थ्योरेटिकल मेथड को। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में ऑप्शंस पे ही नजर जानी चाहिए। जैसे ही आपके पास आपके ऑप्शंस पे नजर जाएगी, आप सबसे पहले ऑप्शंस में पहला सेंटेंस ढूंढो। अगर पहले सेंटेंस में मान लो 2 में एस है, 2 में पी है, क्यू आर किसी में ही नहीं, तो क्यू आर को तो हटा ही दो, इस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढने में। तो सबसे पहला
जो आपका काम होता है ना, सबसे पहला काम वो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आप सबसे पहले अपनी नजर ऑप्शंस पे डालो। ऑप्शंस पे जैसे अपनी नजर डालोगे वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से ऑप्शंस को हटाना है। तो पहले तो आपको उन सेंटेंसेस में से ही हटाना है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। फिर आपने एक सेंटेंस अरेंज कर लिया, एक सेंटेंस अगर आपको मिल गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो आप तुरंत बाकी के चीजों पे को नजर मार लो। आप जाओ सीधे ऑप्शन पे, देखो कि कौन से ऑप्शन में ये वाला है। दो में है, दो में नहीं है, तो दो को हटा दो। दो ऑप्शन बची अब आपके पास, 50-50% चांसेस हो गए। अब पेयर बना लो। पेयर बनाते फिर से एलिमिनेशन पे जाओ, यानी कि ऑप्शंस पे जाओ, चेक करो कि कौन सा ऑप्शन इस वाले पेयर में है, जिसमें नहीं है उसको हटा के एक ही ऑप्शन बचता है। एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है आपके क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करने में। एक्यूरेसी अच्छी लानी है तो एलिमिनेशन जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। कई बार हम अपना खुद का दिमाग लगा लेते हैं, एक जैसे चार ऑप्शन मिलके गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट जो मेथड है वो है एलिमिनेशन। और ऑप्शंस की तरफ देखो, कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे बनाए हुए मैच नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक दो एग्जांपल सॉल्व करा देता हूं। जैसे ये तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपके प्री लेवल का है, छोटे लेवल का है। जैसे ये कह रहा है आशीष इज अ गुड पर्सन, आई हैव अ फ्रेंड, ही एंड आई आर फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और हिज नेम इज आशीष। अब आशीष का नाम पहले से ही उसने बोल दिया, तो ये तो पहले नंबर पे आएगा ही नहीं। इसमें ऑप्शंस भी हैं क्या? ऑप्शंस शायद नहीं है, आंसर दे रखा होगा सीधे। कोई बात नहीं, आंसर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले समझो। अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, वो कह रहा है आशीष का यहाँ पे जिक्र है। अब बहुत से लोगों को मैंने बता दिया कि भैया इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढो, नाउन ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो, उसने देखा नाउन ये रहा, यही पहले नंबर पे आएगा, ऐसे नहीं है। पहले इंट्रोडक्शन इसमें दे रहा है, क्योंकि ये जो आशीष है अभी इसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, इसमें इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन यहाँ पे करा रहा है वो कि मेरा एक दोस्त है चीकू, मेरा एक दोस्त है आशीष, जो भी नाम आप लेना चाहो, तो मेरा एक दोस्त है उसका नाम है आशीष, ठीक है। आशीष एक अच्छा लड़का है, वह और मैं बहुत समय से फ्रेंड है। तो देखो सिंपली आपको भले ही पूरा आता हो, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप पूरा अरेंज करके अपने दिमाग में रखो जो लास्ट वाले ऑप्शन उन्होंने बता रखा, नहीं। मैं आपको कहूंगा कि जैसे पहला मिला आई हैव अ फ्रेंड हिज नेम इज आशीष, तो क्यू और एस पहले इतना बना लो बस। क्यू और एस बना, अब चेक कर लो आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल आपके पास वो यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन हटा रखे, ठीक है। क्यू एस पी आर पी क्यू आर एस एस आर पी क्यू, ठीक है, और पी आर क्यू एस, जो भी है आप देख लो। क्यू एस पी आर यहाँ पे क्यों सही है? बहुत सिंपल सी बात है, आई हैव अ फ्रेंड हिज नेम इज आशीष, आशीष इज अ गुड पर्सन, बहुत अच्छा आदमी, और वह और मैं काफी समय से दोस्त हैं। बहुत सिंपल है, ये तो बहुत बच्चों वाला है। अब आप कहोगे इसीलिए मैं हर तरह के सवाल लेके आया हूँ, क्योंकि आप पता है क्या कहते हैं, सर आपने जो टिप्स बताई है ना, इसके लिए आप क्वेश्चंस भी अपने जैसे ही लेके आए हो। और ये बात सच भी है। मैं तो भाई मैं आपकी ही बातें बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सच सोचते हो। ये हकीकत है कि यहाँ खड़े होके बोलना, ज्ञान देना, बताना, स्ट्रैटेजी बताना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, हमें पता है हमें क्या बोलना है, हमें पता है हमें क्या बताना है, हमें पता है कौन सा क्वेश्चन कराना है। लेकिन जब रैंडमली आपसे कोई सवाल पूछता है एग्जाम में आके, तो वहाँ आपको वो लड़ाई लड़नी होती है और वहाँ पे असलियत पता चलती है। असल जो योद्धा है वो आप हो, आप लोग जब पेपर में बैठते हो। हम नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। हम प्रिपेयर्ड होते हैं, हमें पता होता है करना क्या, हमें पता होता है क्या बोलना है, हमें पता है क्या क्वेश्चन बताना है, हमें पता है सेटिस्फाई कैसे करना है। ये कमियां हैं भाई, इसीलिए इंडिया थोड़ा सा लैग कर जाता है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि एजुकेटर्स अच्छे नहीं है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, एजुकेटर्स ये कि अपने फायदा छोड़ के अगर वो सिखाने में फोकस करें, जो कि बच्चा भी ये सब डिजर्व नहीं कर रहा है, इसलिए लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। इसी वजह से लैग कर जाते हैं हम लोग एजुकेशन के मामले में, ठीक है। तो एजुकेशन मतलब मैं जो बता रहा हूँ लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था कुछ टाइम पहले ही, और अभी भी वही लाइफ जी रहे हैं। तो पढ़ाना और बताना थोड़ा अलग होता है, और एग्जाम में बैठना। अब देखो एग्जाम में बैठना तो आपको, ये नौकरी तो आपको लेनी है, फायदा तो आपका होगा, तो मेहनत भी आपको करनी है। सिंपल सी बात है। आपको टीचर कुछ भी करे उससे क्या मतलब है, वो तो बता रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपके फायदे के लिए कुछ बता रहा है, ये भी अच्छी बात है। अब आ जाते हैं दूसरा सेंटेंस। तो ये कह रहा है देखो, वन हॉट डे एन आंट, एक दिन गर्मियों वाले दिन एक चींटी थी, वो पानी की तलाश में घूम रही थी, वो सर्चिंग फॉर सम वाटर आफ्टर वॉकिंग अराउंड
फॉर सम टाइम, कुछ टाइम घूमने के बाद सी केम टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है झरना, जहां से पानी गिर रहा होता है, वहां तक पहुंच गई। अब देखो वो सिंपल सी बात कह रहा है, सेकंड फॉर्म लगा के कि भैया वो आंट जो है, चींटी जो है, वो पहुंच गई कहाँ, एक झरने के पास जहां से पानी झर रहा था, गिर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस 4 सेंटेंसेज, और ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये फिक्स है, इनको नहीं बदल सकते। अब यहाँ पे 4-5 सेंटेंसेज हैं, इनको रीअरेंज करना है। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि वो झरने के पास पहुंच चुकी है। अब जो चींटी पहुंच चुकी है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। वाइल मेकिंग हर वे अप सी स्लिप्ड एंड फेल इनटू वाटर, वो पानी में गिर गई, स्लिप हो गई, कब, जब वो ऊपर चढ़ रही थी। अब यहाँ पे ये तो कह नहीं सकते कि वो चढ़ नहीं पाई, वो पहुंच नहीं पाई, भाई पहुंच तो गई, उसने साफ साफ बोल दिया। तो अब आपको पीछे की चीजें बतानी है। आप सिंपली आप कहाँ घूम रहे हो, फ्लैशबैक में घूम रहे हैं कि भाई चींटी तो पहुंच गया, उसकी पीछे की कहानी सुनाई जा रही है कि वो गिर गई, ठीक है, चढ़ते टाइम। टू रीच द स्प्रिंग, लेकिन वो गिरी कब, क्या ये पहले नंबर पे आ सकता है, नहीं आ सकता। रीजन, रीजन सिंपल है, रीजन सिंपल है कि वो पानी में गिर गई स्लिप होके, लेकिन कब, जब वो वहां स्प्रिंग के पास पहुंच रही थी, या अब उसने देखा कि यार सामने झरना है, मैं वहां जाती हूँ, जैसे मैं वहां जा रही तो मैं गिर गई। अब गिर गई तो कब, जब मुझे वहां पहुंचना था। तो यहाँ पे उस चींटी का पर्पस बताया जा रहा है। 2+V1 इन्फिनेटिव जो होता है, ये आपके काम को करने का पर्पस बताता है कि मेरा पर्पस क्या था। उसका पर्पस था कि भैया मुझे स्प्रिंग दिखा है, अब मुझे वहां तक पहुंचना है, पहुंचना उसका पर्पस था। टू रीच, पहुंचने के लिए कहां पे, स्प्रिंग यानी कि झरने के पास। सी हैड टू क्लाइंब, उसको चढ़ना पड़ा। अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास, एक चीट जो घास होता है ना, घास की धार पर चढ़ना पड़ा, एक घास थी उसकी धार पर उसको चढ़ना पड़ा, वहां तक पहुंचने के लिए चढ़ना पड़ा, चढ़ गई। अब उस चढ़ते टाइम क्या हुआ, देखो सबसे पहले आएगा क्यों। अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, पता नहीं क्यों नहीं दे रखे, या तो दे रखे होंगे, इसमें ऑप्शन कहाँ गए, सॉरी गाइज, इसमें ऑप्शंस नहीं है, बट मैं आपको एक सीक्वेंस तो बता ही सकता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले आपको क्यू तो लगाना ही पड़ेगा। देखो आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है, आंसर से आपका क्यू पी आर एस वो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले नंबर पे क्यू आएगा, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए वो उसको एक ब्लेड पे चढ़ना पड़ा, किसके, घास के ब्लेड पे, मतलब धार जो होती है ना उस पर चढ़ना पड़ा। और जब वो चढ़ रही थी, इसके तुरंत बाद आपका ये आएगा, जब वो चढ़ रही थी, वे अप, ऊपर चढ़ते टाइम उसको चढ़ना पड़ा, क्लाइंब अप, जब वो ऊपर जा रही थी तो वो पानी में गिर गई स्लिप होके। ठीक है, तो क्यू के बाद पी आ गया। अब बात आती है कि इसके बाद, अब यहाँ पे जो चींटी के लिए सी यूज किया गया, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, सिंपल सी बात है, इतना तो लॉजिक हमारे पास होता ही है। सी कुड हैव ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड मतलब डूब जाना, कुड हैव प्लस V3 हम कब लगाते हैं, ग्रामर का यूज हो रहा है मेरे भाई। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, कैन हैव प्लस V3, ये अलग अलग टेंसेस के हिसाब से यूज किए जाते हैं। कुड हैव प्लस V3 या वुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है हो गया होता, बट हुआ नहीं, हो गया होता। सी कुड हैव ड्रॉन्ड, वो डूब गई होती अगर, इफ, वो डूब गई होती अगर, इफ अ डव, डव एक पक्षी होता है, एक चिड़िया होती है, ठीक है, अप अ नियर बाय ट्री, एक पक्षी, एक चिड़िया उस ऊपर पेड़, उसी के ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी, उस अगर वो नहीं देखती, ठीक है, हैड नॉट सीन हर, अगर वह चिड़िया, एक डव छोटी सी चिड़िया उस चींटी को डूबते हुए नहीं देखती तो वो डूब गई होती। जैसे उसने देखा कि ये स्लिप होके पानी में गिर गई है, उसने क्या करा, सीइंग दैट, यह देखकर, सीइंग दैट द आंट वाज इन ट्रबल, कि चींटी परेशानी में है, द डव। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको एक तरीका बताया था कि एक नाउन है, उससे पहले आर्टिकल ए और एन यूज किया गया है, और फिर वही नाउन है, उससे पहले द यूज किया गया। देखो जरा, डव और डव, यहाँ ए है यहाँ द है, तो इसके बाद ये आएगा, पहले ये आएगा, पहले ये तो पेयर भी बन गया यहाँ पे भैया, आर के बाद एस आना है, ये पेयर बन गया। यहाँ पे भी आर के पी, क्यू के बाद पी आ रहा है, पेयर बन गया। कैसे, स्प्रिंग, द स्प्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे भी स्प्रिंग यूज किया गया। देखो 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 देखो, यहाँ स्प्रिंग से पहले आर्टिकल ए यूज किया गया, यहाँ पे द यूज किया गया, मतलब इसके बाद ये आएगा। तो सिंपली पहले ये तो है ही है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है क्लाइंब अप और वे अप, तो जब वो चढ़ रही थी फिसल गई, सॉरी उसको कहाँ चढ़ना पड़ा, एक घास के ब्लेड पे, और उसके बाद वो चढ़ते टाइम फिसल गई। तो सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होते हुए नजर आ रही हैं। आपको पेयर बनाना भी मैंने सिखा दिया, आर्टिकल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सिखा दिया, अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
और यह देखकर कि चींटी परेशानी में है, उस डव ने जल्दी से प्लग मतलब तोड़ा क्या, एक पत्ती लीफ, और उस पत्ती को उसने ड्रॉप कर दिया नीचे पानी के अंदर, उसी स्ट्रगलिंग आंट मतलब उस चींटी की जो जहां पर वो स्ट्रगल कर रही है उसके पास में छोड़ दिया। तो जाके उसने उस पत्ती को पकड़ा और वो बाहर निकली या जहां पे भी चढ़ गई। उसके बाद द आंट मूव्ड टुवर्ड्स द लीफ, उसने पत्ते की तरफ गई और क्लाइंब अप किया, मतलब चढ़ गई उसके पास, उसके ऊपर चढ़ गई। द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड, जब वो तैरते हुए एक ड्राई ग्राउंड की तरफ पहुंच गई और आंट ने जंप किया, बाहर आ गई, सेफ एट लास्ट, आखिरी में वो पूरी तरह से सेफ जोन में आ गई, बच गई। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। इनको कहा जाता है एनेक्डोट, ठीक है, ऐसे किस्से जिसमें मजा आता है सुनने में, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, इसका आंसर पता चल गया। एक होता है ये, अब मान लीजिए एक और है बहुत अच्छा, ठीक है। ये कह रहा है डजन्स, सॉरी, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो सम सेंटेंसेस आर गिवन, फाइंड आउट द सेंटेंस विच इज नॉट रियली, नहीं ये इसका दूसरे वाले सेंटेंस का वो है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो मैंने आपको बताया था टफ लेवल जो था वो ये था। ये कह रहा है कि इसमें से 5 सेंटेंसेस हैं, 5, A, B, C, D और E। इन पांचों सेंटेंसेस में से एक ऐसा सेंटेंस होगा जो इस पैराग्राफ से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, लो मैं एक साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो और एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये पढ़ने का काम है वो मैं करूंगा, तो फिर आप क्या करोगे, पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लो सब लोग और इसको पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पढ़ लिया, अब देखो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है डजन्स मोर वर मिसिंग। अब देखो डजन्स मोर वर मिसिंग, दर्जनों गायब थे। कौन गायब थे भाई, इसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें इंट्रोडक्शन है ही नहीं। पहले तो उसको रीअरेंज करो, फिर इसमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो इससे मैच नहीं कर रहा होगा इस पैराग्राफ से, उसको डिलीट करना है, ठीक है। द डेथ ऑकर्ड इन द क्राइज, अब देखो डेथ से पहले द लगा है तो ये पहले नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि डेथ की पहले यहाँ पे एक और बार जिक्र हो रखा होगा, हो सकता है हुआ हो, नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हुआ जरूर होगा क्योंकि डेथ से पहले द लगा हुआ है, तो ये पहले नंबर पे नहीं आएगा। चेक करते हैं, द ऑफिस एस्टिमेट्स 200 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन गोरुजा अ स्टॉर्म। देखो ये है एक स्टॉर्म, ये आर्टिकल ए और एन पहले लगा होता है ना, तो सबसे पहले नंबर पे वही आते हैं। एक तूफान दैट पम्बल्ड ब्राजील साउथ ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में ब्राजील के एक तूफान आया ट्यूसडे को, जिसकी वजह से क्या हो गया, कॉज्ड लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गए और किल्ड एट लीस्ट 16 पीपल, और वहां पे कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले नंबर पे ई आना है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट यही है। एक तूफान आया ब्राजील के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, वहां पे उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई जिससे 16 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों मिसिंग है। अभी सीधे यहां 200 लोगों के पास नहीं आएंगे, ये कह रहा है कि वहां पे 16 लोगों की मौत हुई, 16 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अभी गायब हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, ई के बाद ए आ जाएगा, ठीक है। अब पेयर बना लो, ई के बाद ए यहाँ पे है, नहीं है, ई के बाद यहाँ पे ई है ही नहीं है, शुरुआत में हटा दो, ई के बाद ए ये रहा, ई के बाद ये हट गया, तो आंसर तो मिल गया। अब चाहे आप अरेंज करो ना करो, लेकिन आपका आंसर ये सिर्फ आंसर नहीं है, आंसर के साथ साथ एक और चीज है कि इसमें से एक सेंटेंस को आउट करना है। कई बार क्या करेगा, जैसे इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखो यहां पे ये कह रहा है कि 200 लोग ऐसे थे जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, मतलब गुमराह हो गए, गुम गए हैं, इधर उधर हो गए। तो देखो ये वाला सेंटेंस भी इस वाले पैराग्राफ से मैच कर रहा है, क्योंकि लोग गुम हो गए हैं भाई, ठीक है, वहां पे तूफान वगैरह आ गया। यहाँ पे तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये तो होगा ही होगा। यहाँ द डेथ ऑकर्ड इन द सिटीज ऑफ गोरुजा, गोरुजा, ठीक है, गोरुजा शहर के अंदर जो डेथ्स हैं, मतलब जो मौतें हुई हैं, ठीक है, सेंटोस, साउ वेंसिटा, क्या नाम लिखे हुआ अजीबो गरीब से, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये भी और ये भी, ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक ही कॉन्टेक्स्ट के हैं, एक ही पैराग्राफ से मैच कर रहे हैं। बस इकलौता सेंटेंस है, द बैन लेड टू प्लमेटिंग ट्रेड वॉल्यूम्स एंड एक्सचेंज शटिंग देयर बिजनेस। या किसी बिजनेस की बात, किसी ट्रेड वॉल्यूम की बात इस पूरे पैराग्राफ से मैच नहीं करेगी।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसमें होना ही नहीं चाहिए। तो देखो सी तो इसमें वैसे भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सी दे रखा है ये भी नहीं होगा, इस वाले में भी सी दे रखा है। हमें रीअरेंज से भी ज़्यादा फोकस करना है उस सेंटेंस पे जो इस पैराग्राफ से मैच ही नहीं करता है। तो ये अलग लेवल के टाइप सवाल होते हैं। अब आ जाते हैं एक और टाइप का सवाल जो आता है बैंकिंग एग्जाम्स में भी आता है, कई बारी सीजीएल मेंस वगैरह में भी आ जाता है। ठीक है, उस तरह के सवाल होते हैं ये कि आपने रीअरेंज कर लिया, मैंने इसमें से जो ऑप्शन नहीं आना चाहिए था जो अभी हमने हटाया सी वाला, वो इसमें से ऑप्शन ही हटा दिया। अब ये सेंटेंस जो है इसमें से आपको हटाना नहीं, ये जो डायरेक्शन है ये इसके लिए नहीं है, ये अलग टाइप का सवाल है। इसमें से वो आपको 4 सेंटेंसेस देगा और बोलेगा कि इसको रीअरेंज करके आप क्वेश्चंस के आंसर करो। वो ऊपर लिखेगा कि रीअरेंज दिस पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दो। एक ही पैराग्राफ से 5 सवाल 4 सवाल वो पूछ लेगा। जैसे आपने चारों को अरेंज कर लिया, अब वो आपसे पूछेगा बताओ सेकंड वाला कौन सा है, तो सेकंड वाला अभी अभी तो हम अरेंज करके आए, इसके बाद ये आएगा तो ये हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। तो ए कहाँ पे है, पहले नंबर पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि हमको इसका प्रॉपर सीक्वेंस पता है क्या होना चाहिए था। इसका प्रॉपर सीक्वेंस हमें पता है, ये रहा नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर सीक्वेंस DABC। तो अब वो आपसे चाहे सेकंड पूछे या फर्स्ट पूछे या थर्ड पूछे या फोर्थ पूछे, आप आराम से बता दोगे फर्स्ट D है, सेकंड A है, थर्ड B है और लास्ट वाला C है। ठीक है, लास्ट में आएगा ये। तो आप अरेंज कर लोगे, अरेंज करने के बाद आप चारों क्वेश्चन के आंसर एक ही पैराग्राफ से दे दोगे। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट। अब उम्मीद करता हूं कि इतनी मेहनत से जो मैंने सेशन कंप्लीट कराया है मेरे भाई, इसमें कोई प्रमोशन नहीं करा, मैंने किसी कोर्स के बारे में नहीं बताया, मैंने अपने ओपन स्टडी ऐप के बारे में नहीं बताया, मैंने अपने ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं बताया, मैंने अपने किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं बताया। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं 5500 रुपये मंथली में आपको गुरुकुल की जो गुरुकुल का एडमिशन है वो दे देता हूँ। दिल्ली में अगर आपको गुरुकुल में आना है, ठीक है, तो मात्र 5500 रुपये मंथली में लॉस ऑफर के साथ हम अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, गाइडेंस, रूटीन, डाउट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं। जहां दिल्ली में 7000 से कम में आप एक पीजी नहीं ले सकते, यहाँ 5500 रुपये मात्र में आपको गुरुकुल फैसिलिटीज दी जा रही है अंडर गाइडेंस। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है 7351706883। अगर आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स लेना है तो ओपन स्टडी ऐप पे ऑनलाइन कोर्सेज हमारे मिल जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी PQRS पैराजंबल की प्रॉब्लम यहाँ आके समाप्त हो जाएगी। एक सेशन है, भले ही बड़ा सेशन है, लेकिन एक ऑल इन वन सेशन मैंने आपको दिया है जिसमें फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये पूरा देखना है आपको, तभी आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है, वरना नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छा से लेके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।